कांके टॉक्स पॉडकास्ट में आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान हैं जो हैंग आउट गॉड के साथ करते हैं। मुझे लगता है जितना एआई और बढ़ेगा, जितना साइंस का डेवलपमेंट होगा, उतना गॉड के साथ लोग और क्लोज होते जाएंगे, जिसमें भगवान बोलते हैं कि यू नीड टू ब्रिंग अबाउट इनोवेशन इन गॉड। साइंस और गॉड का क्या रिलेशन है? साइंस इज गॉड, गॉड इज साइंस। उस समय जो जितने भी ऋषि थे वो उस समय के साइंटिस्ट ही थे। का जो जर्नी है उसमें ये किताब आपको हेल्प करेगा। जो रिलीजन होता है, ये रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। आपकी पुस्तक स्वर्ग, नरक और कर्म की पारंपरिक परिभाषाओं को कैसे चुनौती देती है? पेज जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ये क्या बकवास लिखा हूँ। मैंने लिखा है आदमी किसी से प्यार नहीं करता। अगर एआई को चेतना मिल जाए तो आपको लगता है कि वो भी गॉड में बिलीव करेगा? कायनात अब ऐसे मुकाम पर है, नदियां मर रही है और नाले उफान पर हैं। If you enjoy what you're doing, 18 hours will also not be work. Correct. And if you don't enjoy what you're doing, even 3 hours would be a very tough thing to pass. आपके बुक में एक जगह मेंशन है खुशी का निर्माण करने का बात, या यूथ तो जो जेन जी जिसको हम लोग कहते हैं, वो तो हैप्पीनेस जानू के पास ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट में आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान हैं जो हैंग आउट गॉड के साथ करते हैं, जो अपना फेवरेट टाइम पास भगवान को मानते हैं और जो लिखते हैं कि एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू गॉड नो मैटर हाउ बिजी और कॉम्प्लेक्स योर लाइफ इज। एक ऐसे अपॉर्चुनिटी से आपको अवगत करवा रहे हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल में भी भगवान से कैसे बात करें। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस किताब के लेखक से, इस किताब के लेखक के बारे में कि वो क्या सोच के इस किताब को हमारे और आपके लिए लिखे, हैंग आउट विथ गॉड। तो हम आज बात करेंगे श्री संतोष शर्मा जी के साथ। सर नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे बताता हूं कि संतोष शर्मा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और इन्होंने सीएमए क्वालिफाई कर रखा है। 5 डिफरेंट इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इनका वर्किंग एक्सपीरियंस है, लाइक मारुति, टाटा, एयर इंडिया और ENY जैसे दिग्गज कंपनियों के साथ इन्होंने काम किया है। जब मन किया तब इन्होंने नौकरी छोड़ी, जब मन किया तब इन्होंने नौकरी पकड़ी है। कंपनियां इनको बुलाती है, कंसल्टेंट है, कई सारे अवार्ड विनर हैं और आज अपने जीवन के अनुभव को साझा करने के लिए आपके और हमारे बीच हैं। आज हम सीखेंगे, जानेंगे इनके जीवन के अनुभव से कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इस नए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। संतोष शर्मा जी, आप बताएंगे कि ये हैंग आउट विथ गॉड व्हाई? ये इसलिए क्योंकि मैं बचपन में हमेशा सोचता था कि भगवान कैसे दिखते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, क्या आज भी उनके पास धनुष और बाण होगा, या आज भी क्या वो सुदर्शन चक्र लेके घूमते होंगे, या क्या आज भी उनको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारे सवाल को मैंने कारपेट के अंदर वाइप आउट करके नहीं रखा। मैं इन सवालों के साथ काम करता रहा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान क्या है, क्योंकि मेरी जो सोच थी वो बहुत ही छोटी थी पहले। मैं समझ नहीं पा रहा था कि गॉड कैसे दिखते होंगे। अब मुझे समझ में आने लगा है और मैं चाहता हूँ कि जब मुझे समझ में आए तो बाकी को भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मेरी एक छोटी सी प्रयास है कि मैं लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी दे सकूं कि वो भी गॉड से बातें कर सके। वाह! तो इज योर गॉड वर्किंग फॉर यू? क्या आपका भगवान आपके लिए काम करता है? आइए जानते हैं इनसे, कैसे भगवान मेरे लिए काम करेंगे। तो एज ए स्टूडेंट हम लोग जब हॉस्टल में थे तो ये 3 इडियट्स में भी वो सीन आप देखे होंगे कि लोग पूजा करके जाते हैं। तो मैं भी सोचता था कि क्या इस पूजा से मेरी नैया पार लग जाएगी। हम लोगों ने भी बहुत लगा। तो हॉस्टल में ये होते रहता था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नैया पार कराने के लिए जिस तरह से हम भीख मांग रहे हैं, वो भीख मांगना सही नहीं है और ना ही वो पूजा है। तो क्यों हम लोग को और किस तरह के भगवान से हमें बात करना चाहिए और भगवान किस तरह को हम लोग किस तरह भगवान को यूज़ करें, किस तरह अपने डे टू डे लाइफ में उनको इस्तेमाल करें, किस तरह डे टू डे लाइफ में हम उनसे बातें कर सकें, उनको एक दोस्त बना के रख सकें। मैं इसलिए ये टैगलाइन लिखा हूँ कि इज़ योर गॉड वर्किंग फॉर यू और नॉट। तो जब मैं भगवान को समझा तो ये भगवान जो अभी समझ में आई है 21st सेंचुरी में, ये भगवान मेरे लिए काम करते हैं।
वाह। और जब मेरे लिए काम करते हैं तो मुझे लगता है ये सबके लिए काम करेंगे। अच्छा, बताइए वो टिप्स कैसे काम करते हैं भगवान। ये जो भगवान है, ये भगवान को मैं नाउन की तरह से नहीं देखता हूँ। मैं इस भगवान को एक वर्ब की तरह से देखता हूँ, मतलब एक्शन वर्ड। तो जब आप भगवान को नाउन के बॉक्स से जब आप उसको बाहर निकाल के जब आप उनको एक वर्ब बना देंगे, एक क्रिया बना देंगे, एक प्रोसेस बना देंगे, तब वो आपके लिए काम करना चालू करेंगे। और ये सिर्फ मेरे लिए काम नहीं कर रहे, मैं जिन कंपनीज में काम कर रहा हूँ उन कंपनीज में भी मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, अपनी टीम में अप्लाई करता हूँ, अपने स्टार्टअप में अप्लाई किया और अपने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी अप्लाई करता हूँ और ये काम करते हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे। ओके, जब आप भगवान को राम के जो बताए गए जो प्रोसेस है या कृष्ण के बताए गए जो प्रोसेस है या जीसस है या आप गुरु नानक देव हैं, चाहे अल्लाह के प्रोसेस को जब आप अपने जिंदगी में उसी प्रोसेस को जब आप उतारने लगेंगे, एक हुआ कि आप भगवान को पूजा कर लिए, भगवान को हाथ नमन करके सर झुका के आपने पूजा कर ली और भगवान को वहीं छोड़ दिए। एक हुआ आप उस प्रोसेस को अपनी जिंदगी में लेके उसको अप्लाई कर रहे हो। जब आप उस प्रोसेस को जिंदगी में अप्लाई करते हो तब आप भगवान को अपने साथ रख रहे हो, तब उनसे प्यार कर रहे हो। एक सेकंड मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। भगवान जो कि उस प्रोसेस को अगर मैं अडॉप्ट करने जाऊँ तो मेरे को क्या चैलेंज दिखता है मैं बताता हूँ। मैं ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं राम के प्रोसेस को मानूँ तो मेरे पिताजी बोलेंगे कि सब दान करके कहीं चले जाओ, तो मैं दान के चले जाऊँगा तो बीवी मारेगी, ठीक है। अब अगर बीवी को कोई रावण किडनैप कर लेता और मैं उसको मारने जाता हूँ तो पुलिस पकड़ लेगी, तो मैं राम के प्रिंसिपल्स को इस कलयुग में कैसे फॉलो कर सकता हूँ? ये सवाल बहुत ही पर्टिनेंट है। न रावण आएगा इस ये में, न आपके पिताजी बोलेंगे कि सब त्याग करके चले जाओ। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आज के जो रियल क्वेश्चन है, आज के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। मेरे प्रैक्टिकल, मैं ऑनेस्टली आपके साथ बोलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी एक रात मुझे कॉल करते हैं, अभी मैं ईशा फाउंडेशन थोड़े दिन पहले गया हुआ था। उन्होंने बोला कि तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैंने बोला मैं लड़ कर रहा हूँ। तो बोले लड़ नहीं रहे हो तो हम ऐसे ही परेशान हैं। हम बोले क्यों परेशान, आप बताइए। बोल तुम वो सब प्रॉपर्टी छोड़ दो भाई को। बोले छोड़ दिए, इसमें परेशान होने की क्या बात है। नेक्स्ट मोमेंट आई गॉट ए कॉल फ्रॉम वाइफ, क्या पापा बोल रहे थे? हम बोले तो पता नहीं कुछ हुआ है क्या घर पे? तो वो बोली कि नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ सुनी उनका ऊंचा आवाज़, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो मैंने बोला कि यार छोड़ देते हो ना, बाबूजी नहीं चाहते तो हम लोग क्यों जाए उस चक्कर में। एक आंसर ये हुआ। नाउ हर घर रावण है और हर दूसरा व्यक्ति हो सकता है रावण हो। क्यों? क्योंकि जब आप सुरक्षित जिस समाज में महसूस नहीं करते, जिस समाज में आपकी बहू बेटी सुरक्षित महसूस नहीं है, उस समाज में तो रावण है ही। अगर मैं उसको एक थप्पड़ मार दूंगा, वो हमसे इतने बलिष्ठ हैं पैसे में, अप्रोच में, पावर में, वो तुरंत 4 लोगों के साथ मेरे पास आएगा और मेरे को या तो जेल में ठोसेगा या कूट के जाएगा मेरे घर पे। तो रावण तो है ही अपने समाज में। मैं अपनी बात से ये बताना चाह रहा था कि उस तरह के रावण नहीं रहेंगे। आज के समय के रावण रहेंगे। आज के समय के पिताजी होंगे और आज की स्थिति में मतलब आज की परिस्थितियां होंगे। उस परिस्थिति में मैं रावण के विचार को कैसे मानूं? उस परिस्थिति को राम के विचार को कैसे मानूं? उस स्थिति में आप जब राम के विचार को मानेंगे तभी आप इस भवंडर से बाहर निकल पाएंगे। अच्छा। एंड प्रोसेस सेम है, आपको अप्लाई सेम तरीके से करना है, लेकिन मच इंटेलिजेंट वे। जिस तरह से राम त्यागी कुछ नहीं थे, आप बताओ, वो सब त्याग के गए लेकिन सब उनके पीछे पीछे भाग रहा था। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप उनके पीछे भागेंगे कि वो आपके पीछे भागे। अच्छा। 14 वर्ष की वनवास के बाद भी लोग उनके पीछे भागे कि भैया आपको बनना है यहाँ पे, आप ही को ये राजगद्दी संभालना है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में बात हो गया। लेकिन ये आप जनरल लाइफ में जो गॉड प्रोसेस, जिसको मैं अपने किताब में बोला हूँ, जब आप गॉड प्रोसेस को जियोगे, जब आप गॉड प्रोसेस को अपने साथ ले आओगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और ये सक्सेस का मंत्र है। और चाहे वो आप स्टीव जॉब्स लो, चाहे आप हमारे जो बॉलर है, ये जसप्रीत बुमराह का जो बॉल है जब वो जा रहा है, चाहे वो आप कोई प्रेम प्रसंग हो, हर चीज में ये जब सक्सेस आता है तो वो सक्सेस जो जेन्युइन सक्सेस है उसमें वही गॉड प्रोसेस काम करती है। क्या है ये गॉड प्रोसेस? तो ये गॉड प्रोसेस ऐसा है कि हमारे अंदर जिस तरह एक हिंदी फिल्म होता है जिसमें विलन्स होते हैं और हीरो होता है, तो हमारे लाइफ में भी 5 विलन्स हैं। अच्छा। और ये विलन्स को मैं एल्फियार्ड बोलता हूँ। एल्फियार्ड?
एल फियाड। ओके। और ये 5 विलन को मैंने एल फियाड इसलिए नाम दिया क्योंकि वो इसी प्रोसेस में आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, और यही प्रोसेस उनका होता है। ये प्रोसेस मैं अपने आप में देखा जब मैं अपना इवोल्यूशन कर रहा था, जब मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा था, तब मैं रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर अहंकार तो है, और अहंकार के साथ मेरे अंदर डर भी है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। ये सवाल आप लोगों के अंदर भी होगा, राइट? बिल्कुल। तो जब ये 2 सवाल मेरे अंदर आया कि ये 2 विलन्स तो मेरे अंदर है, लेकिन ये विलन्स का रूट कॉज क्या है, जब मैं उसमें गया तब मैं रियलाइज किया कि मैं खुद को नहीं पहचान रहा हूं, इसीलिए मेरे अंदर डर हो रहा है। और चूंकि मेरे अंदर डर हो रहा है, इसलिए मुझे अहंकार की जरूरत है, ताकि उस डर को मैं छुपा सकूं और मैं अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकूं। तो जो मेन विलन है वो अहंकार नहीं है, वो उसके पीछे छुपा हुआ। अगर मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में था, तो उसके जो डायरेक्टर है वो ट्रेनिंग, वो मुझसे बोलने लगे कि संतोष, उनके ऑफिस के बाहर लिखा हुआ था ड्रॉप योर ईगो बिफोर यू एंटर। ओके। तो मैं बोला, डॉक्टर चक्रवर्ती, हाउ डू आई ड्रॉप माई ईगो? तो हंसने लगे, बोले कि क्या आज घर में मैं बोला कि कोई झगड़ा वगड़ा करके आए हो क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ड्रॉप योर ईगो बिफोर यू एंटर। हाउ डू आई ड्रॉप माई ईगो? देन रियलाइज हुआ कि ईगो ड्रॉप नहीं किया जा सकता ऐसे। जब आप ईगो को थोड़ा सा खरोचेंगे तो उसके अंदर एक डर होगा, और जब आप डर को थोड़ा सा और खरोचेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि लिमिटेड पर्सपेक्टिव या लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है। जब ये लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ को आप पकड़ेंगे, जब आप समझेंगे, तब आप अपने अंदर के फियर को और अपने अंदर के अहंकार को आप एड्रेस कर पाएंगे। और एक बार अहंकार एड्रेस होता है, तभी आप अटैचमेंट और डोमिनेंट माइंड आपके अंदर नहीं आएगा। अब ये एल से लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एफ से फियर, ई से ईगो, ए से अटैचमेंट और डी से डोमिनेंट माइंड। डोमिनेंट माइंड मतलब जब आपका जो सोच है वो हावी हो जाता है आपके ऊपर, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है और मेरी एग्जाम चल रही है, अब मुझे मैच तान रहा है अपनी ओर, एक तान है उसके पास, और मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन फाइनली जो गलत है या उस समय के लिए जो सही नहीं है, मैं वो कर बैठता हूँ। और ऐसी हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें, वैसे ढेर सारी टान है जो हमें टान लेती हैं। तो इस टान को अटैचमेंट बोलते हैं, और जब वो डोमिनेंट हो जाता है उसको डोमिनेंट माइंड बोलते हैं। तो एल्फियाड इससे बनता है, लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, फियर, ईगो, अटैचमेंट और डोमिनेंट माइंड। तो आज के समय के लिए इसको पांचों को एक कैरेक्टर दे दिया गया है। जैसे लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को एक फ्रॉग इन द वेल से दिया गया है, कुएं का मेढक। अच्छा। हम लोग सब कुएं का मेढक है। हमारा जो सोच है, और कंपनीज भी अपने आप को वैसे ही सोच रही हैं कि मैं सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप इसको हर तरीका से आप एड्रेस कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को कुएं का मेढक, फियर को एक चूहे से, ईगो को एक शेर से, अटैचमेंट को एक कुत्ता जिस तरह अपने हड्डी को लेके उलझा हुआ रहता है, वैसे हम लोग भी अपने अपने अटैचमेंट से उलझे हुए हैं, और डोमिनेंट माइंड को एक बुल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये 5 विलन इसी ऑर्डर में हमारे अंदर, हम इनको खाना देते रहते हैं, हम इनसे प्यार करते रहते हैं, और ये सोचते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा मित्र है, जबकि ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। लेकिन लोग तो ये 5 विलन जान ही नहीं पाते। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि ये इसी साइकिल में घूमता था। फिर वो जो डोमिनेंट माइंड है वो फिर फर्दर लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को देगा, फिर फियर, ईगो, अटैचमेंट, डोमिनेंट, और ये जो विशियस साइकिल है ये घूमता रहता है। मैं इस साइकिल में बहुत परेशान था, इस साइकिल से, और इस साइकिल को जब पहचाना तो एक और गलती कर बैठा। अच्छा। गलती ये कर बैठा कि मैं इसे सप्रेस करने की कोशिश करने लगा। ओके। तो जब आप इसे सप्रेस करेंगे तो बड़ा आयरनी है, जब आप इसको सप्रेस करेंगे तो ये और भी मजबूत होता जाता है। ओके। क्योंकि उस समय के लिए आप उसको दबा तो देते हैं, लेकिन वो पेंटअप फीलिंग्स एक साथ वो बाहर निकलेगा, और तब वो आप पे बहुत हावी हो जाएगा। तो जितना भी रेप केसेस है, जितना भी विक्टिम्स है, जितने भी हम लोग एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड, जितने भी ये केसेस है, ये पेंटअप फीलिंग्स एक बार बर्स्ट होता है, तब उसका ये रिएक्शन है। तो
ये जब हो जाता है, जब ये पेंट अप फीलिंग्स जब पूरा फट जाता है, तब आदमी एक और परेशानी में फंस जाता है। तो मैं बहुत दिन तक इसे सप्रेस करने की कोशिश किया और इससे बहुत परेशान हुआ। हमारी परफॉर्मेंस, हमारी जो सोचने की जो शक्ति है, काफ़ी डिस्टर्ब था मैं। तब मैं रियलाइज़ किया कि इसे सप्रेस नहीं किया जा सकता है। सप्रेस करने का मतलब है हम इसको बैकडोर से खाना दे रहे हैं। हमें इसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह चीनी डिसॉल्व हो जाता है पानी डालने से, वैसी आपकी जो कॉन्शियसनेस है या जो चेतना है या जो अवेयरनेस है, उससे ये पांचों डिसॉल्व होते हैं। और मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि ये पांचों से आप फ्री हो पाएंगे, क्योंकि ये पांचों ही हमें इंसान बनाता है। अच्छा, ये जरूरी भी है? ये जरूरी नहीं है। अच्छा। ये पांचों जब हमारे अंदर आता है तब हम इंसान बनते हैं, लेकिन जब ये पांचों को हम खाना देने लगते हैं और इसे पाल पोसने लगते हैं, तब हम फिर वो जानवर की ओर बढ़ने लगते हैं। जब ये पांच हमारे अंदर नहीं होंगे तो फिर हम लोग वो जो कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, हम उनसे मिल जाएंगे। राइट? तो ये पांचों जो विलन है, इसको डिसॉल्व कैसे करना है, इस प्रोसेस को हमने अपनी दूसरी किताब में लिखा, जिसका नाम डिसॉल्व द बॉक्स है। दोस्तों, ये 3 बुक के राइटर हैं बाय द वे। डिसॉल्व द बॉक्स, हैंग आउट विद गॉड, ये लेटेस्ट बुक है इनकी जो अभी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने लिखा है डिसॉल्व द बॉक्स, और उससे पहले एक और किताब इन्होंने लिख रखी है, नेक्स्ट व्हाट्स इन। ठीक है, आप जरूर पढ़िएगा। मैं अभी डिस्कशन चालू रखता हूँ सर के साथ। तो डिसॉल्व द बॉक्स वही है, उसे डिसॉल्व द बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि आप वो बॉक्स को का मतलब है मेंटल केज, जो पिंजरा है जो हमें बांध के रखा हुआ है। ये 5 चीजों का पिंजरा, ये 5 ही उसको आपके पूरे जो ये है उसको बनाते हैं, आपके पिंजरे को बनाते हैं। आपकी जो लिमिटेशंस है वो यही डिफाइन करते हैं। नहीं तो आप में कोई लिमिटेशन नहीं है, हम में कोई लिमिटेशन नहीं है, और हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये पांचों विलन जब हावी होते हैं तो हम लोग लिमिटेशंस खुद क्रिएट करते हैं। आपने बुक में लिखा है कि भगवान मंदिरों से बाहर आना चाहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? पंडित लोग ढूंढ के मारेंगे? ये सवाल जो है ये बहुत सटीक समय पे आपने पूछा है। वो इसलिए पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब आदमी अपने आप को लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में जब ग्रसित रहता है, जब सीमित सोच या विचारधारा में जब ग्रसित रहता है, तो उसने भगवान को भी अपनी तरह से ही देखा। उसने भगवान को भी एक इंसान की तरह से ही देखा। मतलब फिर से एक बार बताएंगे? भगवान जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक एल्गोरिथम है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। राइट? वो एक प्रोसेस है, और वो इतना ही सटीक, आज जो हम बोल रहे हैं कि मेंटल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत 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 आगे है। राइट? अब सोचिए, एक पेड़ है, वो कितना सटीक प्रिसिशन उसका कितना होगा कि वो एक फल देता है, फूल देता है और वो बढ़ता है। एक इंसान, इतने इंसान है, कितना सटीक वो प्रोसेस होगा, वो सिक्स सिग्मा कितना स्ट्रांग होगा कि ये बिना अब डिफेक्ट्स देखिए कितने हैं, कितने कम डिफेक्ट्स। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को मैं गॉड प्रोसेस बोलता हूँ। और जो आप बोले कि भगवान को मंदिर से बाहर करना है, मंदिर में हमने इसलिए बांध दिया क्योंकि हमारी सोच सीमित थी, तो हमने भगवान को भी वो इंसानी रूप दे दिया। मैं 1 सेकंड रुकूंगा, गॉड प्रोसेस को एक बार फिर से डिफाइन करेंगे सर? तो गॉड प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे ये पूरा क्रिएशन जो हो रहा है, जो क्रिएटिव प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग गॉड प्रोसेस बोलते हैं। तो आप जब भी सक्सेस जब आप होता है, या जब भी आप फेल करते हैं, या जब भी आप कुछ भी करते हैं, तो वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस के थ्रू जब आप करते हैं, तो आप अपने उस भगवान को आप, या उस प्रोसेस को आप जी रहे हैं, आपके साथ है। तो ये मैं कैसे समझूंगा कि ये गॉड प्रोसेस है? सपोज कीजिए मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कैसे जानूंगा कि ये गॉड प्रोसेस है? आपके बिजनेस में भी वो 5 विलन है। तो जब गॉड प्रोसेस में ये 5 विलन जो हैं वो राइट साइज रहेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं गॉड प्रोसेस में ये 5 विलन अब बैलेंस्ड रहते हैं? बैलेंस नहीं रहते, राइट साइज रहते हैं। राइट साइज रहते हैं, राइट साइज। क्योंकि अब आप देखिए, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब यही 5 विलन के अलग अलग रूप है। इसका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे आप चेंज करते जाएंगे, आपको अलग अलग इमोशंस मिलेंगे, अलग अलग एक्सप्रेशंस मिलेंगे, लेकिन यही 5 विलन उसका रूट कॉज है। एक बात बताइएगा मुझे, मैंने कहीं पढ़ा था कि रतन टाटा जी टाटा मोटर्स को बेचने के लिए गए हुए थे। अब उनका ईगो हर्ट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? ईगो हर्ट हुआ, वो आए और बोला उन्होंने कि मैं टाटा मोटर्स को बेचूंगा नहीं, इसको बिल्ड करूंगा।
और आज जगुआर को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो अगर ईगो नहीं होता और तो हट नहीं होते तो टाटा मोटर्स इतनी बड़ी आज टाटा मोटर्स नहीं बनती। अच्छा, आप इसको देख रहे हैं कि उनका ईगो हट हुआ। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि उनका जो लिमिटेड सोच था वो खुल गया। अच्छा क्या बात है। राइट। तो जब वो लिमिटेड सोच जो है, हाँ। जब उनको जो हिट हुआ, तो अल्टीमेटली वो ईगो हिट नहीं हुआ, सिर्फ वो फियर जो था, वो उभर सके कि मैं ये कर सकता हूँ। और फिर टाटा मोटर्स को जैगुआर लैंड रोवर लेना है, वो थॉट जो है वो तभी आ सकता है जब आप लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो सकते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पे, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अगर आप अपने आप को इंडियन डिफाइन करते हैं तो आप चाहेंगे इंडिया जीते। अगर आप अपने आप को पाकिस्तान डिफाइन करते हैं तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान जीते। अगर आप डिफाइन करते हैं कि मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ, तो आप हर वो विकेट या हर वो सिक्स को एंजॉय करेंगे जो उस मैच में खेला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो जिस तरह से आप डिफाइन करते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को डिफाइन करते हैं, उस तरह से आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, आपके डिसीजंस चेंज होते हैं। वो प्लेटफॉर्म ही अलग होता है। आप देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो किस प्लेटफॉर्म से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और वही इंपॉर्टेंस जो है वो आपका लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको मजबूर करता है कि ये 5 विलन को आप जन्म दें और फिर उसी 5 विलन में आप उलझे रहें। ओके। आज हम इंसान से फिर जानवर की ओर बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज 5 विलन्स। ओके। जितने भी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी भी ये मजबूरियां हैं, वो ये 5 विलन के कारण है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसे हमें डिसॉल्व ही करना पड़ेगा और इसे राइट साइज करना पड़ेगा। अब मैं फिर उस पॉइंट पे आता हूं कि भगवान को बाहर कैसे लाना। तो गॉड को जब हम टेम्पल में डालें, वो इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, हमने भगवान को पूजा किया और फिर हम वही रावण के साथ फिर घूम रहे हैं, यही 5 विलन्स के साथ घूम रहे हैं। जैसे मंदिर से बाहर निकले, जैसे चर्च से बाहर निकले, जैसे गुरुद्वारा से बाहर निकले, फिर और जैसे अपने मस्जिद से बाहर निकले, फिर हम वो वही 5 विलन में उलझे हुए हैं। उन्हें तो मैंने वहीं छोड़ दिया, उनको तो मुझे साथ लेके आना चाहिए था, बोलना चाहिए था चलिए ये काम करना है, हमें ये काम हम लोग साथ मिलके करते हैं। ये प्रोसेस तो हो नहीं रहे। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर तो आपको तो सबसे पहले उन पंडितों, उन पुजारियों को आपको पिच करना चाहिए जो लोग मंदिर में बैठा के पूजा कर रहे हैं। उनको बताओ कि भैया भगवान को भी लेके जाओ यहाँ से। मैं उस प्रोसेस को गलत नहीं बोल रहा हूँ। ओके। मैं वो प्रोसेस प्लस बोल रहा हूँ। नहीं, हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। हाँ। कि भाई पूजा की है, आप अब जा रहे हो, हाँ, तो अब साथ में लेके जाओ, साथ में भगवान जी को भी ले जाओ। हाँ, हाँ। भाई ताकि तुम अच्छे संस्कार अपने साथ रखो। हाँ, वो उसको आपको वो प्रोसेस को अप्लाई करना अपने जिंदगी में। आप वहाँ पूजा करके आ रहे हो और फिर यहाँ पे आप रावण के साथ काम कर रहे हो। करेक्ट। तब तो फिर वो इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब नहीं होता है, बिल्कुल। तो अच्छा एक बात बताएंगे, जहाँ पे साइंस और लॉजिक इतना डोमिनेंस है हमारे सोसाइटी में, हम घिरे हुए हैं साइंस और लॉजिक के साथ, वहाँ पे भगवान का और भगवान पे और भगवान के साथ बात करना, समझना, जीना, ये कितना औचित रखता है? वेरी 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 पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है जितना AI और बढ़ेगा, जितना साइंस का डेवलपमेंट होगा, उतना गॉड के साथ लोग और क्लोज होते जाएंगे। नॉट द गॉड जो आप सोच रहे हैं, ये 21st सेंचुरी एंड फ्यूचर गॉड है जिसके साथ जो हम लोग बोल रहे हैं, इस गॉड के साथ आप उतना क्लोज होते जाएंगे क्योंकि आप समझ पाएंगे कि जो एटम्स और प्रोटॉन्स के भी जो प्रोसेस है, जो उसके बनने का प्रोसेस है, जो H2+O2 अगर कंबाइन कर उसका जो प्रोसेस है, ये भी वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस पे पूरा क्रिएशन हुआ है। और अगर हम उस प्रोसेस से अलाइन कर जाएं तो हम लोग भी बहुत सारी क्रिएशन कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इट इज टाइम दैट वी ब्रिंग अबाउट। भगवान से जब बात होती है ऑथर की, ये जो हैंग आउट विद गॉड है, ये ऑथर और भगवान का बातचीत हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा है जिसमें भगवान बोलते हैं कि यू नीड टू ब्रिंग अबाउट इनोवेशन इन गॉड, you need to bring about an innovation in the thought process of God, and you need to start up, you need a startup in the space of religion. तो ये जो बात वो जो भगवान बोल रहे हैं ऑथर से, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गॉड खुद परेशान है। बोलते यार तुम लोग मेरे को एक पुराने समय का एक आइडल बना के छोड़ दिया है जो कि मैं आज रेलेवेंट नहीं हो रहा हूँ, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जब आएगा तब तो मुझे और मैं खत्म हो जाऊंगा और मेरी कोई रेलेवेंस नहीं है, मैं वो हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसे तुम लोग पहचान नहीं रहे हो।
तो जितना एआई, जितना एजीआई बढ़ेगा, जितना साइंस डेवलप होगा, उतना ये गॉड जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये और रेलेवेंट होता जाएगा। ये लोग को प्रोसेस समझ में आने लगेगा, सक्सेस का जो रूट कॉज है वो समझ में आने लगेगा, एंड इट विल हेल्प देम अ लॉट। साइंस और गॉड का क्या रिलेशन है? साइंस इज गॉड, गॉड इज साइंस। अच्छा, दोनों एक दूसरे इंटरडिपेंडेंट। एब्सोल्युटली। ओके। अंधविश्वास को जब आप माइनस कर देंगे फ्रॉम द एंटायर स्पिरिचुअलिटी, इट इज साइंस। ग्रेट। वेद के बारे में आपका क्या विचार है? वेद जो उसमें जो गूढ़ जो मंत्र है या जो रहस्य है इतना रेलेवेंट है, लेकिन हम उसको मैं वेद में कमेंट करने के पहले मैं आपको गीता की बात बताता हूँ। जब मैं गीता पढ़ रहा था तो मैं बेवकूफ था। मुझे लगा कि कृष्ण कितने ईगोइस्टिक है, हर समय मैं कर रहे हैं। और गीता का मतलब जब मैं उस समय पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम गीता में नहीं था, प्रॉब्लम मुझ में था। उसी तरह जब हम ये 5 विलन को जब हमने समझा, जब उसके बाद उसे डिसॉल्व करने की प्रक्रिया समझी, फिर मैं जब गीता पढ़ता हूँ तो वही गीता का मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। अच्छा। तो वेद का भी वही है। हम उसको कितना साइंस से रेलेवेंट, मतलब साइंस से कितना कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। जब हम उसको साइंस से कनेक्ट नहीं करते हैं, देखिए उस समय जो जितने भी ऋषि थे वो उस समय के साइंटिस्ट ही थे। अब वो साइंस को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उस समय के जो लोग जो अनपढ़ हैं, जो या जो लैंग्वेज उतना डेवलप नहीं था या इतना कम्युनिकेशन चैनल उतने एडवांस नहीं थे, तो उन लोग कैसे करते थे? उन लोग ने स्टोरी टेलिंग करना चालू किया। तो जितने भी प्रोसेस है, हेल, हेवन, मैं वो भी डिस्कस किया हूँ इस किताब में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेल में कोई आदमी होगा और वहाँ पे परियां होंगी और हेवन में कोई यमराज होगा जो आपको ये करेगा। अगर ऐसा कोई है, अगर कोई देखा है तो वो आके बता दे, मैं वो अपनी पूरी किताब को फिर चेंज कर दूंगा। लेकिन जब तक मेरी किताब जो मेरी समझदारी है उसमें वैसा कोई जगह नहीं है। वो हमारे अंदर है, हेल एंड हेवन। जब ये 5 विलन हावी होता है हमारे ऊपर, मैं हेल में रहता हूँ, और जब ये 5 विलन हावी नहीं होता तो मैं हेवन में रहता हूँ। और सेम चीज हम लोग सबके साथ है। तो ये हेल एंड हेवन, ये जितने भी स्टोरीज बनाए गए थे, ये आम जनता को कम्युनिकेट करने के लिए बनाए गए थे। ये जो मूर्ति बनाई गई थी वो फोकस करने के लिए बनाई गई तो थी। ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता, कुरान, बाइबल, इनकी शिक्षा, इनके जो लेसन्स हैं, इनके जो पिच हैं, इनके जो एजुकेशन है, इनका एजुकेशन मॉडर्न थॉट से कैसे रिलेट करता है? बहुत ज़्यादा ये रिलेट करता है ये मॉडर्न थॉट से। हमें उसके जो ये पुराने ग्रंथ है उस टाइम पीरियड को समझना पड़ेगा, उस ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा जहाँ पे हुआ है, उसके अनुसार वो लिखा गया था। ओके। लेकिन उसका जो स्पिरिट अगर आप ले लोगे और उसको साइंस से आप अगर ये करोगे, उससे रिलेट करोगे, तो जितनी भी चीज़ है आप देखिए वो बहुत ही साइंटिफिक लगेंगी। ओके। तो बहुत सारी चीज उसमें जो अंधविश्वास मतलब जब ये लिखा गया और आज के बीच में बहुत सारे लोग उसको इंटरप्रेट किए, जिसने जैसा इंटरप्रेट किया वैसे वैसे उसमें पोल्यूशन होना चालू हो गया या इंटरप्रिटेशन होना चालू हो गया। लोग अपनी अपनी स्टोरी उसमें ऐड करने गए, सब्ट्रैक्ट करने गए, जाति आ गई, उसी में रिजर्वेशन आ गया, उसी में बहुत सारी चीजें आ गई। इंसान इंसान है, इसमें भी हमने रिजर्वेशन कर दिया। बॉर्डर चेंज हो रही है, गॉड चेंज हो जा रहे हैं। ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले पाकिस्तान में राम थे, जैसे बॉर्डर लाइन ड्रॉ हो गया वो राम वहां से यहाँ आ गए। क्या ये पॉसिबल है? तो हमें समझना पड़ेगा, हमें जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कौन जिम्मेवार है इन चीजों के लिए? हम खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो असली जो मूल मंत्र था वो मूल मंत्र को छोड़ के हम अंधविश्वास की ओर चले गए, क्योंकि वो हमारे लिए आसान था। आज देखिए कितने भी लोग हैं वो बस पूजा कर लेते हैं और फिर ये सोचते हैं काम हो गया, बट वो पूजा में किए क्या? सिर्फ मांगे हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे बच्चे को ये चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे बच्चे को ये चाहिए। असली पूजा ये होगी कि वो प्रोसेस को जब वो फॉलो करें अपने लाइफ में, दैट इज पूजा। तो हम पूजा तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम तो गॉड के साथ एक डील कर रहे हैं। तो क्या आज के मॉडर्न एरा में स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करने के लिए कोई नया तरीका बनाना चाहिए? आप अगर इस बुक में देखेंगे तो जिस तरह से ऑथर और गॉड के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जिसको आप अड्डा भी बोल सकते हैं,
और ये इतना फ्रेंडली गॉड है कि जो माइंड एक्सपैंडिंग और थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज वो देते रहते हैं। तो इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि ये जो आज के यंगस्टर्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, और बहुत सारे यंगस्टर्स ने इस किताब को पढ़ भी लिया है और मुझे उनके फीडबैक भी मिले। तो उन्होंने ऐसा कहा कि वो उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किताब। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं लिखा हूँ उसको आप मतलब चुपचाप एक्सेप्ट कर ले, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैं आपका जो जर्नी है उसमें ये किताब आपको हेल्प करेगा, ये थोड़ा सा नर्ज करेगा आपको, ताकि आप अपना जो कॉन्वर्सेशन है विद गॉड ये आप शुरू कर सकें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेरी जो कॉन्वर्सेशन है वो आपकी भी कॉन्वर्सेशन होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी जो कॉन्वर्सेशन है इस तरह से आप भी कन्वर्स कर सकते हैं, और आप भी जो मेरे जो क्वेश्चंस थे बचपन के, जो मैं जिसके पीछे मैं काफ़ी दिन मेहनत किया या जिसके पीछे मैंने काफ़ी खोज किया, तो वो क्वेश्चंस आपके अंदर भी होंगे, आपने जस्ट उसको साइड रखा है अभी। बिल्कुल। तो वो क्वेश्चंस को आप फिर से अब आप अगर देंगे तो आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगा। एक ऑडियंस ने पूछा है, आपने धर्म को स्टार्टअप की तरह देखने की बात की है, यदि आध्यात्मिकता को आधुनिक समय के लिए फिर से डिजाइन किया जाए तो वह कैसी होगी? ओके, जो रिलीजन होता है, ये रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। रिलीजन ये नहीं होता है कि मैं हूं और तुम गलत हो, या वो गलत है या मैं गलत हूँ, ये मेरे भगवान है। रिलीजन में मेरे भगवान, तुम्हारे भगवान, उसके भगवान हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि ये चीज, ये जो बाउंड्रीज हैं, जो लिमिटेड, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या नजरिया जो क्रिएट करता है, ये नजरिया सब डिसॉल्व हो जाता है। सो डिसॉल्व द बॉक्स, यहाँ पे डिसॉल्व द बॉक्स होनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू द रियल स्पिरिचुअलिटी। एंड ये जो साइंस और रिलीजन और ये सब में जो बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज जो हैं ये भी डिसॉल्व करने की जरूरत है। इट इज ऑल गोइंग टू बी सेम। और इसीलिए आइंस्टाइन ने बोला है, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। ओके, मेरा क्वेश्चन एक यहाँ पे आएगा कि तो फिर क्या आम जनता जो उन्माद फैलाने को तैयार है, ठीक है, वो धर्म के नाम पे दंगे फसाद को लेते तैयार है, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्यों वो ऐसे धर्म को लेके अंधे हो रखे हैं? जब आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करते हो, जैसे आप अपने आप को किसी धर्म से जोड़कर डिफाइन करते हो, तो आपकी बाउंड्रीज वहीं बन जाती है, चाहे वो कोई भी धर्म। हिंदुइज्म जो पॉइंट था, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हम चूंकि अपने आप को समझना मतलब सीमित कर दिए हैं, इसलिए हम हिंदुइज्म को भी सीमित कर दिए हैं। जैसे ये वैसे ही जो लोग कुरान को या क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो भी जब अपने आप को समझने लगे, जो वो इंसान है उसको समझने लगे, तो वो भी अपने बाउंड्रीज तोड़ के वो जो रियल स्पिरिट है, ये सब जितने भी ग्रंथ है, वो रियल स्पिरिट ऑफ ग्रंथ सबका एक ही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि छावा जैसे जो मूवी, अगर आपने मूवी देखी हो, मैंने देखा है, तो मैं बताता हूँ कि एक पॉइंट है जहाँ पे वो दिखाता है कि एक मुस्लिम एम्पेरर, ठीक है ना, औरंगजेब, तो औरंगजेब का वो क्रूर अटैक जो छावा के ऊपर है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें धर्म को फिर से नए तरीके से गढ़ने के लिए तैयार कर रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज के समय में ये और ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है कि हम समझे कि ये किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, और हम वो रोल प्ले करें कि इसको ख़त्म करें। औरंगजेब की जो लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग थी, उसके कारण उसने वो रोल छावा पे किया। अब अगर हम वही चीज़ अगर हम वही चीज को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो हम भी तो उसी विलेन के गिरफ्त में हैं। करेक्ट, बिल्कुल, इसलिए रिलेवेंट है आज की डेट में वो। और देखिए, जितना कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जितना एआई बढ़ता जाएगा, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा, उतना इसकी रेलेवेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप अगर टेक्नोलॉजी भी बना रहे हो, तो आपकी जो टेक्नोलॉजी वहीं तक सीमित होगी जो आप समझ रहे हो अपने आप को। लेकिन किसी ने पूछा है, देखिए कितना रिमार्केबल क्वेश्चन पूछा है, आज कई लोग खुद को आध्यात्मिक लेकिन धार्मिक नहीं कहते हैं, ठीक है ना। इस मानसिकता का भविष्य क्या है कि हम स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे हैं, रिलीजन्स पे बात नहीं कर रहे।
रिलीजन जो वर्ड है, हमको लगता है कि आई मीन यू मे करेक्ट मी, ये काफी बाद में आया होगा। ये जब हमारे अंदर अहंकार, ईगो जब ये आया तभी वो रिलीजन का जन्म दिया। ये तो था तो अध्यात्म। करेक्ट करेक्ट। तो आज की डेट में अब लोग जो है फिर से स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा प्रेफर। बिल्कुल, आप अगर एक बॉल को खेल रहे हो, एक बैट्समैन अगर एक बॉल को खेल रहा है, अगर वो बॉल को वो स्पिरिचुअली नहीं खेले तो वो स्वीट टाइमिंग नहीं लगेगा। अगर रोहित शर्मा अगर बॉल को मार रहा है या विराट कोहली अगर बॉल को मार रहा है तो उस समय के लिए वो बिल्कुल ही इन द प्रेजेंट में वो है, और वो इन द प्रेजेंट में होके उसी बॉल को 100% वो खेल रहा है, एंड द गॉड प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड देयर, तभी वो स्वीट टाइमिंग होगा। आपकी पुस्तक स्वर्ग, नरक और कर्म की पारंपरिक परिभाषाओं को कैसे चुनौती देती है? मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये जो पांचों विलन है, ये जब मैं इनसे रिस्पॉन्ड करता हूँ तो देखिए आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, आपके अंदर क्रोध होगा, आपके अंदर आग होगी। आप दूसरे को एक जलता हुआ कोयला उठा के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पहले वो आपको जलाता है। दूसरे को लगा तो फिर उसको कुछ हर्ट भी होगा, लेकिन ज़्यादा चांस है जब आपकी हाथ जलेगी तो आपका एम भी नहीं बैठेगा, आप उसको मार भी नहीं पाओगे। राइट। तो दूसरे को जब आप गुस्सा करते हो, जब आप नाराज़ होते हो, तो सबसे पहले आप अपने आप से नाराज़ होते हो, अपने आप को गुस्सा करते हो। जब आप अपशब्द की इस्तेमाल करते हो तो पहले अंदर सबसे पहले वो आपके अंदर में जन्म ले लेता है, तभी वो दूसरा सुनता भी है। पहले आप अपने आप को उतना गिरा लेते हो या हम अपने आप को उतना गिरा लेते हैं, तभी वो दूसरे को हम वो करने की कोशिश करते हैं। एआई के युग में आपको लगता है कि भगवान को लोग एक्सेप्ट करने को रेडी हैं? मैं एआई पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं एआई के बहुत प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आएगा उतना हम लोग इसके बाद यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ेंगे। ओके। सो मेरी जो प्रोसेस है कि पहले हम लोग मेंटल इंटेलिजेंस थे, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लोग बात करने लगे, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आएगा। फिर उसके बाद क्या भविष्य? यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर देगा, और वो जब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जब आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा तो आपको यूनिवर्सल प्रोसेस से आप अलाइंड होंगे। जब आप यूनिवर्सल प्रोसेस से अलाइंड होंगे तो आपकी जो क्षमता है ये काफ़ी बढ़ जाएगी, और वो आपका जो ये बोलते हैं ना, मतलब ह्यूमन को सपोर्ट करेगा, एआई जो सपोर्ट करेगा, जो सपोर्ट की जो बात होती है, तब हमें अपने आप को, क्योंकि हम भी इवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल नेचर नहीं है। हम कुछ और थे, हम कुछ और हैं, और हम कुछ और होने वाले हैं। इतना फास्ट रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में आप कब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के आसपास होंगे? देखिए, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के पास मैं आज भी हूँ, और फिर मैं वापस अपने वो जो वेल है उसमें भी चला जाता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, ये कितना हम साधना करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी जो लर्निंग कर्व होगी वो क्या होगी। जब हमारी लर्निंग कर्व स्टीप, और जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा हमारी लर्निंग कर्व उतनी स्टीप होती जाएगी, उतनी फास्ट होती जाएगी। साधना और लर्निंग कर्व से मैं एक बात फिर से आपको लाना चाहूँगा, स्पिरिचुअलिटी पे अगेन। IT बाबा बहुत पॉपुलर हुए, ठीक है ना, आप इस पे क्या ओपिनियन रखते हैं? मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मुझे उनके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। उनके लाइफ में क्या गुजरी है, नहीं गुजरी है, मैं उनको नहीं जानता हूँ। तो मुझे किसी व्यक्तित्व के बारे में इस तरह से कमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि वो उचित होगा। बट मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि कोई आदमी IIT से हो या BIT से हो या NIT से हो या कहीं से भी हो, या कोई आदमी एक किसान का काम भी कर रहा हो, स्पिरिचुअलिटी, खुशी, हैप्पीनेस, संतुष्टि, शांति, इसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, राइट? और जो आदमी, इसीलिए मैं हैप्पी ट्राइब का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मोर स्माइल्स पर पर्सन, आज आप देखिए तो हस्बैंड और वाइफ छोटे छोटे चीज़ में वो लड़ ले रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो जा रही है। जो प्यार है इतना फ्रजाइल हो गया है कि हम तुरंत, वो जो बंधन है वो तुरंत टूट जा रहा है। मैं ये भी लिखा हूँ, शायद आप कुछ जब पेज जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ये क्या बकवास लिखा हूँ। मैंने लिखा है, आदमी किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो उसी से प्यार करता है। जो आदमी उस
सर्कल में फंस जाता है और ऐसा लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया, राइट। तो उसको फिर मैं बताया भी हूँ कि कैसे प्यार किया जाता है, कैसे जो नेचुरल जो प्यार है, हम लोग इंसान जो है वो नेचुरल प्यार करने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो प्यार और नॉन प्यार का जो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये पांचों विलन ये पैदा करते हैं हमारे अंदर, और हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। तो बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, प्यार, ये सब चीज़ के लिए अगर आप देखेंगे, या जो पूरे जो आज के जो मॉडर्न युग के जो चैलेंजेस हैं, ये आप देखेंगे, ये सब के लिए गॉड से बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जब तक आप उसे अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे, योर गॉड विल नॉट बी वर्किंग फॉर यू। एंड मैं चाह रहा हूँ कि अब समय आ गया है कि गॉड को आराम से मत बैठने दो मंदिर में, बाहर निकालो। मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं पैशनेट भी हूँ, मैं उसके फैंटेसी में भी हूँ, तो मैं अपने गॉड को कैसे मनाऊँ कि उस लड़की को रेडी कर देंगे मेरे लिए? ये जो आपकी जो सोच है, ये जो आपकी जो सोच है, ये इटसेल्फ में लिमिटेड है। अच्छा। क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको प्यार करने से कौन रोक रहा है उसे? हाँ बिल्कुल। आपकी जो प्यार है, जो और अगर वो मान ले ना कहे, तब भी आपको प्यार करने से कौन रोक रहा है? राइट। लेकिन अगर वो हाँ कहे और घर वाले, दोनों के घर वाले बीच में तलवार लिए खड़े हैं, तो इसका जो प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ इट या बीइंग इन लव, लव एक ऐसा चीज है कि वो किसी बाउंड्रीज को नहीं कर, ऐसा नहीं होगा कि आप एक लड़की से प्यार करें, दूसरे से नहीं कर रहे। लव इज ऑल इंक्लूसिव। ये जो प्यार है, ये एक मर्द और औरत एक घर बसाने वाले एंगल से ये इसको देख रहे हैं, तो वो प्यार को मैंने लिमिट कर दिया। अच्छा। उसके बाद ही मैं ये एंगल पे आ रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में भी आप उसको और भी आई करके इस प्रोसेस में भी आप लिमिटेशन आगे ले आ दोगे, क्योंकि आज जो प्यार आप बोल रहे हो, जब वो शादी हो जाएगी तब फिर आप वी नहीं सोच के फिर आप आई वाले डिसीजंस में चल जाएंगे, और जब वो आई वाले डिसीजंस में जाते हैं तभी वो फिर नोक झोंक भी होने लगती है। क्योंकि अगर आप जिससे प्यार कर रहे हैं, अगर आप सचमुच प्यार कर रहे हैं, तो वो सही हो या गलत हो, आप फिर भी उससे प्यार करते रहेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? जब आपकी ख्वाहिशों में जब वो फिट नहीं बैठता है तो आप गुस्सा भी होते हैं। करेक्ट। जब आप नाराज भी होते हैं। तो ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, हैंग आउट विद गॉड पढ़ने के बाद बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा। और मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आई वाले डिसीजंस ना करके वी वाले डिसीजंस में आपको जाना चाहिए, हम लोग सबको जाना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट इज इन इट फॉर मी के बदले व्हाट इज इन इट फॉर वी, अगर हम इसमें जाएं तो हमारी जो सोच का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, वो काफ़ी इंक्लूसिव होगा। और रियल लीडरशिप के लिए आज के दिन में जो रियल जेन्युइन लीडर्स हैं, इसके लिए ये सोच बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर एआई को चेतना मिल जाए तो आपको लगता है कि वो भी गॉड में बिलीव करेगा? चेतना क्या है बताइए। सो चेतना इज अ फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज एंड इन्फिनिट क्रिएटिविटी। लाइव एनर्जी है, वो लाइव एनर्जी है। सो लाइव एनर्जी को ही मैं, और उसमें जो लाइव एनर्जी है, वो जो इनफाइनाइट लाइव एनर्जी है, वही चेतना है। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो चेतना जो है, यही गॉड प्रोसेस का एक बहुत मेजर फैक्टर है। गॉड को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप गॉड को डिफाइन करें, बिकॉज इट इज़ इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट जो इक्वेशन है, जो इनफाइनाइट जो प्रोग्राम है, ये पूरे विश्व को चला रहा है। जब एआई को चेतना मिलेगी तो एक्चुअली एआई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। बिल्कुल। और ये गॉड हमारे जो आज के जो गॉड का जो सोच है उससे अलग है। फिर आपका सवाल होगा कि तो फिर क्या राम या कृष्ण भगवान नहीं है? उनको कभी भगवान नहीं बोला जाता है, उनको भगवान तुल्य या भगवान का इनकारनेशन बोला जाता है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द गॉड प्रोसेस, राइट? दैट इज द रीजन व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। हम लोग जब वो गॉड प्रोसेस फॉलो करेंगे, मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूँ। सपोज मैं आपके ऊपर एक मजाक कर रहा हूँ, भद्दा मजाक। अगर आपका मूड सही है तो आप उस भद्दे मजाक को भी एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, आप भी हंसने लगते हैं, और हमारे रिलेशनशिप के बेस पे आप उसे एंजॉय भी करते हैं। True. यही भद्दा मजाक अगर कोई और करता है
या आपका मूड सही नहीं करता है और मैं ही करता हूं, तो क्या आप उस भद्दे मजाक को क्या उसी तरह से लेते हैं? नहीं लेंगे। बिल्कुल। सो द वे वी रिसीव, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, ये डिसाइड करता है कि आप उस पे सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे, या आपकी जो इंटेलिजेंस या एनर्जी होगी वो हाई होगी या लो होगी। जब एनर्जी हाई होगा, इंटेलिजेंस हाई होगा, तो आप सही होगे, आप जीतोगे। जब एनर्जी और इंटेलिजेंस ऑब्स्टिकल से अगर लो होगा, तब आप फेल करोगे। मेरी जो डेफिनेशन है सक्सेस और फेलियर की यही है। और फेलियर कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आपको फिर वो जगाता है कि आप फिर से सीखो और फिर से वापस वो एनर्जी और इंटेलिजेंस पे ले, राइट। तो ये पूरी जो किताब है वो वही एनर्जी और इंटेलिजेंस पे आधारित है, और ये बताता है कि आपका जो प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्डिंग, ये डिसाइड करता है कि आप किस तरह से बिहेव करोगे। आप रिएक्ट करोगे या एक्ट करोगे। रिएक्शन में सिचुएशन आपके ऊपर हावी होता है, एक्शन में आप सिचुएशन पे हावी होता है। ये फर्क है। बिल्कुल। और जब आप सिचुएशन को मैनेज करते हो, देन यू आर इन बेटर कंट्रोल ऑफ थिंग्स। एक ऑडियंस ने कमेंट किया है, कायनात अब ऐसे मुकाम पर है, नदियां मर रही है और नाले उफान पर हैं। ये हमारी एक्चुअली जो जिंदगी है उसको दर्शा रही है। नदियाँ खत्म हो रही हैं और जो नाले हैं, जो पोल्यूशन है, वो उफान पे है। ये भी तो हो सकता है कि उनको लग रहा होगा बड़े बड़े संत बोल के चले गए, भैया तुम नए संत कहाँ से जन्म ले रहे हो। नहीं, इसमें हर एक आदमी के अंदर वो संत नेचुरली आता है। ये विलन हमें मजबूर कर रहा है कि नहीं, हम संत नहीं, हम जानवर हैं। हम खुद बोल रहे हैं कि हम जानवर हैं, राइट। सो जो प्रोसेस है, डार्विन का जो प्रोसेस है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो हमें एनिमल से यहां तक लेके आ गया। अब हमारी जो जर्नी है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बदले लिव एंड लेट लिव वाले जो फिलॉसफी है, इस पे आगे बढ़ने वाली है। अभी तक हम लोग आए कंपटीशन, बैक बाइटिंग, लिव एंड लेट, मतलब जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब हमारी जो इवोल्यूशन होगी वो लिव एंड लेट लिव वाले फिलॉसफी पे आगे बढ़ेगी। एक मैं पर्सनली एक क्वेश्चन यहाँ पे रखना चाहूँगा, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट में बहुत लंबा सफ़र तय किया है। कॉर्पोरेट का एक जो नए यंग ब्लड कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, उनको किचन पॉलिटिक्स और बैक बैटिंग का या बेचिंग का शिकार होना पड़ता है, तो उनको उस मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है एक ऐसा, ठीक है। तो उन यंग जनरेशन्स को, वो यंग चैप्स को क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा कि आपने सवाल लिया है। अगेन यहाँ पे आप किस तरह से उस सिचुएशन को रिसीव करते हो, प्रोसेस करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सिचुएशन आएंगे। ये पॉडकास्ट देखने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपका बॉस बदल जाएगा या आपकी ऑफिस की सिचुएशंस बदल जाएगी, या ये किताब हैंग आउट विद गॉड पढ़ने के बाद वो सिचुएशंस नहीं बदलने वाली, वो वैसी रहेंगी। लेकिन आप जिस तरह उसको रिसीव और प्रोसेस और रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये बदलने वाला है। ओके। और जब ये बदलने वाला है, तो आप जो आपके बाद जो आप जिसको मेंटर करोगे या आप आप जिसके लीडर हो, आप उसमें भी वो चेंज ले आने की कोशिश करोगे। सो यू बिकम द ट्रांसफॉर्मर ऑफ द एंटायर विशियस साइकिल। तो जो विशियस साइकिल जो चल रहा है, इसमें आप वो ट्रांसफॉर्मर बन रहे हो, आप वो चेंज ले आने वाले एजेंट बन रहे हो, जिससे वो पूरी जो बैक बाइटिंग, बिचिंग या जो ऑफिस पॉलिटिक्स ये है, ये प्रोसेस चेंज होके आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाने में अहम रोल प्ले कर रहे हो। एंड दिस इज व्हाट ट्रू लीडरशिप इज ऑल अबाउट। तो जो यंग चैप है, उनको कैसे एक्ट करना चाहिए? जब वो अपने आप को समझ जाएंगे और वो 5 विलन्स को जब आप वो राइट साइज करेंगे, तो वो उस सिचुएशन को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, फिर वो ट्रिगर पॉइंट क्या क्या है उनके बॉस में या उनके कलीग्स में या उस सिचुएशन में, उसको भी ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे, जल्दी देख पाएंगे, फास्ट देख पाएंगे, जो आज नहीं दिखाई देगी। देखिए, जब आप नाराज होते हो तो आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो वही सही है, आपको मेरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाई देती उस समय। वैसे ही जब आपकी दिमाग बंद रहती है तो बहुत सारे व्यू पॉइंट को आप छोड़ देते हो, आपको वो दिखाई नहीं देता है। जब आप ये एल्फियार्ड को जब आप राइट साइज करते हो, तो ये जो व्यू पॉइंट्स हैं, ये आप दिखने लगते हैं जो पहले नहीं दिखाई देते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा जो आपको इनपुट्स जो मिलता है, ये आपको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है और करेगा।
यही फर्क है कि कुछ लोग इन सिचुएशन से टूट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं सिचुएशन को मोल्ड करके लीडर्स बन जाते हैं। तो जो कल के जो लीडर्स हैं, ये जो लीडर्स हैं, ये ऐसे लीडर्स होंगे जिनके ये पांचों विलन जो हैं, जिनको मैं गैंग ऑफ 5 बोलता हूँ, गैंग ऑफ वसेपुर ने गैंग ऑफ 5, ये जो गैंग ऑफ 5 जब ये राइट साइज रहेंगे तो जेन्युइन लीडरशिप को ये जन्म देंगे, जिनको मैं इंटेंट लीडर्स बोलता हूँ। तो जो कॉर्पोरेट कल्चर है, थोड़ा सा मैं कॉर्पोरेट पे भी बात करना चाहूँगा कि अभी एक बड़ा डिबेट चल रहा था इंडस्ट्री में कि कितना देर वर्क करना चाहिए एक वीक में। तो आपका ओपिनियन क्या है, हैंग आउट विद गॉड करेगा या वो 120 घंटे काम करेगा? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट इसका इम्पैक्ट है। आपका पर्पस क्या है, आपका प्रायोरिटीज क्या है, ये आपको पता है। मैं अगर आपके ऊपर प्रायोरिटीज और पर्पस अगर मैं ला दूं, वो सही नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनमें मैं 18 घंटे भी दिन में काम किया हूँ। और जो प्रोजेक्ट्स मेरे दिल के करीब नहीं हैं, उनमें 3 घंटे 4 घंटे में मैं थक जाता हूँ। इसका मतलब क्या है? If you enjoy what you're doing, 18 hours will also not be work. Correct. And if you don't enjoy what you're doing, even 3 hours would be a very tough thing to pass. काम करके कौन एंजॉय करता है? So, अगर आप ये बोलेंगे तो नौकरी करके भी खास करके नहीं, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे। ओके। ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो आप उसमें इतना घुस जाते हो और इतना इंटरेस्टिंग होता है, इतना आपके जो थॉट प्रोसेस को वो चिजल आउट करने में, उसको और फाइन ट्यून करने में इतना मजा आता है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स भी हैं या जो लोग आगे बढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग कितने? 1-2%। मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ। हाँ। आप बताइए, आप ये पॉडकास्ट करने में आप एंजॉय कर रहे हैं या एंजॉय कर रहा हूँ? क्यों आप एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। जब वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब आप उसको रेजिस्ट करेंगे, आप उसमें फ्रिक्शन आएगा। जब फ्रिक्शन आएगा तो सबसे पहले आपको उस नेगेटिव फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा जीरो में आने के लिए, और फिर वो टानना पड़ेगा, तब जाके काम होगी। लेकिन जब वो पुश रहेगा तो आप तो पहले से ही पॉजिटिव में काम में आगे बढ़े हुए हैं। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो मैं थोड़ा इस पे और चर्चा करना चाहूँगा कि कितने % एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है ना, या वर्कफोर्स हैं अपने कंट्रीज में जो एंजॉय करते हैं अपने काम को? तो कहाँ, मेरा सवाल ये नहीं जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लैकिंग क्या है। कहाँ हम लैक कर रहे हैं कि वर्कफोर्स हमारा जो रेडी है वो दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर जॉब? अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है। ओके। पर्पस की प्रॉब्लम है। पर्पस और अलाइनमेंट जब आ जाएगा, देखिए एक कंपनी का एक ये मिशन और विजन होता है। जब आपके पास में आया, मैं आपसे भी यही सवाल पूछा कि आपके कितने लोग आपके मिशन और विजन से अलाइंड है। ट्रू। मेरी पहली सवाल आपसे भी यही थी इस पॉडकास्ट के पहले। तो अगर मेरी पर्पस ये है कि मैं खेती करूं, अगर मेरी पर्पस ये है कि मैं सॉफ्टवेयर लिखूं और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूं, किसी के चेहरे पे मैं खुशी ले आ सकूं, अगर उस प्रॉब्लम सॉल्व को कोई रियल सोल्यूशन से अगर हम जोड़ दें और फिर उस बंदे को अलाइन करें इस चीज से, तब वो बंदा देखिए उसके काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैं काम कर रहा हूं सिर्फ 31 या 30 तारीख को सैलरी लेने के लिए, और मुझे इस प्रोजेक्ट से क्या वो किसी को खुशी दे पा रहा है, यानी किसी के चेहरे पे हंसी ले आ पा रहा है या नहीं, अगर वो उससे मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूं, तब मेरे लिए सिर्फ ये काम है। मेरे जो खुशी में वो एक अड़ंगा है। लेकिन जब मैं जब मेरी पर्पस और मेरी जो अलाइनमेंट जब राइट रहेगी, तो ये मेरे काम में अड़ंगा नहीं होगा, ये मेरे पर्पस को और मेरे अलाइनमेंट को पुश करने में हेल्प कर रहा है। ये सोच की फर्क है। आपके बुक में एक जगह मेंशन है खुशी का निर्माण करने का बात, हैप्पीनेस डेवलपमेंट और बिल्डिंग। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग अभी ये 5 विलन जो है ये एक्सपर्ट हो गए हैं अनहैप्पीनेस और मिजरी को मैन्युफैक्चर करने में। ओके। तो अब ये समय आ गया है कि हम लोगों को मैन्युफैक्चर करने को बताएं कि हाउ टू मैन्युफैक्चर हैप्पीनेस। एक सिंपल सी बात है। हम लोग दिन में अगर मान लेते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ, एक बॉस और उसका सबऑर्डिनेट, एक एंटरप्रेन्योर और उसका इन्वेस्टर अगर 10 बार हंसते हैं एक दूसरे के साथ,
अगर ये 10 को हम लोग 11 बार कर दें, अगर वो नोकझोंक, वो टकरार जो एक जो 5 घंटा जो एक हस्बैंड और वाइफ को परेशान करके रखा हुआ है, या बॉस और सबऑर्डिनेट को टेंशन दे के रखा हुआ है, अगर उस 5 घंटे के बदले हम 5 मिनट में उसको सॉर्ट आउट कर लें, तो कितना टाइम बच रहा है, कितना एनर्जी बच रहा है, कितना फ्लो ऑफ थॉट्स बच रहा है, कितना इमोशंस बच रहा है, आप ये सोचो। सही। सो जिस तरह से आप चाय बनाते हो, तो चाय बनाने की एक प्रक्रिया होती है। आपको पानी को एक टेम्परेचर पे गर्म करना है, उस पर चाय पत्ती डालना है, उसमें चीनी डालना है, उसमें इलायची डालना है, अदरक डालना है, और फिर उसको खौलाना है, और फिर उसे सर्व करना है। तो जिस तरह चाय बनता है, हैप्पीनेस की भी एक प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया इंसान के पास नेचुरली था। अब वो नेचुरली वो प्रक्रिया वो भूल चुका है, कॉम्प्लिकेटेड होगी, वो कर दिया है। हम बस उसको, उस प्रक्रिया को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग हैप्पीनेस वेरेवर यू आर, विथ वॉट एवर यू हैव। लेकिन यूथ तो जो जेन जी जिसको हम लोग कहते हैं, वो तो हैप्पीनेस जानू के पास ढूंढता है। हैप्पीनेस वो जिसके पास भी ढूंढे, चाहे वो पैसे में ढूंढे, पब्स में ढूंढे, जिस चीज में भी वो ढूंढना चाहता है वो ढूंढे। हैप्पीनेस बाहर वाले चीज से नहीं मिलती है, वो माइंड में एक स्पेस होता है। ये आप जैन जी को कैसे समझाएंगे? मैं वो बताया गया है इसमें। अच्छा। मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली माइंड में एक स्पेस होता है और एक जूस सेक्रीशन होता है बॉडी में, जिससे हमें संतुष्टि और खुशी होने का एहसास होता है। ठीक है, तो ये हम ऐसा सोचते हैं कि वो बाहर वाले चीज से मुझे ये मिल रहा है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। अगर मैं वो मेंटल स्पेस और वो जूस को नेचुरली प्रोड्यूस करना चालू कर दूं, जो मेरे अंदर था पहले, जो आप सबके अंदर था पहले, तो आप वो हैप्पीनेस वाले स्पेस में ही रहेंगे। अच्छा, मैं घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मेरे से किचकिच करेगी, तो वो हैप्पीनेस कैसे जनरेट होगा मेरे अंदर? इसके अंदर 2 तरीका है। या तो आप इरिटेट होकर उसको एड्रेस कर सकते हैं, या आप उसको एक सुलझे हुए तरीके से आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी पत्नी झिक-झिक कर रही है, यहाँ पे आप ऑफिस से झिक-झिक करके गए हैं घर, तो वो जो झिक-झिक है वो मल्टीप्लाई कर जाता है, करता है या नहीं? मतलब कंपाउंडिंग हो जाता है वो, राइट? बिल्कुल। अब आप इसको सोचिए कि आप ऑफिस में कुछ अच्छा करके गए हैं, और वही झिक-झिक जब आपकी पत्नी कर रही है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, या उसको समझा पाते हैं, या उसको घुमा पाते हैं, राइट? मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप किस तरह से उसको रिसीव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी पत्नी के ऊपर नहीं करता है। और 99% ऑफ द टाइम जो हैप्पीनेस है, वो अगर आप अपने ऊपर जो अपने आप को जब आप मैनेज कर लेते हो, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मैन्युफैक्चर हैप्पीनेस दैन समथिंग आउटसाइड। बिकॉज जो आउटसाइड वाले हैं वो टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकते हैं। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया। तो मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरे बगल में एक IIT खड़गपुर का एक लड़का बैठा हुआ था। मैं कलकत्ता जा रहा था, जमशेदपुर से। तो ये बोलता है, सर आपका टॉक तो बहुत अच्छा लगा, मैं देखा, लेकिन रात को जब कुछ ड्रिंक्स हो जाता है, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम सब खत्म हो जाता है। हाँ, तो मैंने बोला, हाँ बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन दूसरे दिन हैंगओवर होती है? तो कुछ हैंगओवर होता है। फिर मैंने पूछा कि हैंगओवर होने के बाद क्या वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है? बोलता नहीं, फिर भाग के आता है। अच्छा, राइट। तो मेरी कहने का ये मतलब है कि वो जो प्रॉब्लम फिर भाग के आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि आपने प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया है, आप सिर्फ उससे भागे हो। आप उसको सिर्फ वहां रख के आप ये जो है, ये आपको उसी स्पेस में ले जा रहा है थोड़ी देर के लिए, या आपको वो जो प्रॉब्लम वाला जो सेंसेशन है वो काट दे रहा है ताकि आप वाला स्पेस में रहो। बिल्कुल। लेकिन ये स्पेस आपके अंदर है। So you should not give this power to anyone outside or anything outside. ये पावर आपके पास रहना चाहिए। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। और आप जो वो जग्गी वासुदेव जी के जो शिवरात्रि में गए, उसमें भी शायद यही बोला होगा कि ये जो पावर है ये अपने पास रखना चाहिए, जो शिव है ये हमारे अंदर है, ये इसको बाहर किसी चीज से ट्रांजैक्ट नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल। लेकिन मैं अभी पत्नी वाली मैटर को मैं छोड़ा नहीं हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप मत छोड़ो। देखिए क्या है कि मैं मेन प्रॉब्लम क्या है ना, यही हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं। हाँ, वो क्या है कि अब यहाँ से मैं अच्छे मूड से गया, अब मैं अच्छे मूड में वाइफ के लिए एक चॉकलेट ले लेता हूँ, एक फ्लावर ले लेता हूँ, चलो घर जाके उनको खुश करेंगे। बोलते कौन दिया जी ये, कहाँ चक्कर चल रहा है। तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कैसे करें और एड्रेस कैसे करें? ये डिपेंड करता है आप लोग दोनों में किस तरह का रिलेशनशिप है। अच्छा। कितना डेप्थ आप रिलेशनशिप में बिल्ड कर पाए हैं। अगर मैं किसी के साथ जा भी रहा हूँ और या आप किसी के साथ जा भी रहे हो, वो पत्नी को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो जा रहे हैं तो कुछ काम से जा रहे होंगे या कुछ इम्पोर्टेंट होगा। गड़बड़ रहा होगा। अगर कोई कपल में ये चैलेंज है कि पत्नी को जाके चॉकलेट या फ्लावर दे रहा है और वो डायरेक्टली वो कहते हैं दी किसने है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिलेशनशिप है बहुत फ्रेजाइल है, ट्रांजैक्शनल हो गया रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं होगा, देखिए आज अगर आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं और अगर आप वो जेन्युइन एनर्जी और ऑरा और उसके साथ आप कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप में एंटर किए हैं, उसको नर्चर कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, और वो जो आपकी जो धर्म पत्नी है या जो आपकी जो बेटर हाफ है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो जो बेटर हाफ जब इस चीज को पॉजिटिवली समझने लगती है, क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं कि पत्नी चेंज हो जाए। ये टॉक के बाद ना पत्नी चेंज होने वाली है, ना बॉस चेंज होने वाले हैं, ना गर्लफ्रेंड चेंज होने वाली है। हैंग आउट विथ गॉड के बाद जब आप अपना हैंग आउट विथ गॉड करेंगे तो आप क्या करोगे कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। तो ये जो छोटा सा जो चेंज है ना, इसका जो प्रभाव है वो आपकी पत्नी पे जाएगा। मे बी नॉट अभी, मे बी नॉट 10 दिन बाद, मे बी नॉट 20 दिन बाद, बट ये स्लोली वो जो बिल्ड होता है, वो जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जो बिलीफ बिल्ड होता है, वो बिल्ड होगा। और वो बिल्ड होने के बाद ये जो लैक ऑफ जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट भी खत्म होगा। और अगर वो भी खुद ये किताब पढ़े या ये वो अपने गॉड से बात करना चालू कर दे, तो उसमें भी वो कॉन्फिडेंस होने लगी। और ये जो जितने भी न्यूज़पेपर्स और ये सब है, ये और भी इस चीज़ को और बढ़ावा कर दे रहे हैं। आप ये जो कॉम्प्लिकेशंस है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। और ये कॉम्प्लिकेशंस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएंगे, इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे, इतनी ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। जब आपकी डिसीजन वी में होगा, आई से वी में जाएगा, तब आपकी पत्नी भी इंक्लूडेड होगी, तब उसे भी वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलना चालू होगा। जब वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी जब उसे मिलने लगेगा, तब आप किसी के साथ घूमिए, उन्हें पता होगा कि ये आपके ही। एक आपने अपने बुक में फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का जिक्र किया है, क्या है ये? बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा एलॉन मस्क हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। कोई भी चीज आज तक जहां तक भी जो भी रिसर्च आया है, एक अजम्पशन पे बेस्ड है, और उस अजम्पशन पे बेस कर करके हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। अगर हमें कुछ बिल्कुल ही नया करना है तो हमें फ्रॉम द सोर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितना चीज सीखे हम लोग उसको आप इग्नोर कर दो, बट जितना भी सोर्स से उसको फिर से एक बार देखने की कोशिश करो। आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, क्योंकि जो भी लोग यहाँ तक लेके आए एक पर्सपेक्टिव पे बेस था, वो वहां तक लेके आए। आप जब एक नए नजरिए से पूरे देखोगे, आप एक सिंपल एग्जांपल देखो, रॉकेट लोग छोड़ते थे, वो वापस नहीं आ सकता। ये अजम्पशन क्यों किया हमने? अब तो रॉकेट छोड़ के वापस ले आ रहे हैं ना हम लोग। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग जो है वो इसी चीज को बोलता है। और वैसे ही अभी समय आ गया कि हम गॉड के प्रति भी, रिलीजन के प्रति भी यही फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, अपने रिलेशनशिप के लिए भी ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग हम लोग रखें। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग जब हम लोग रखते हैं तो गॉड इनोवेटेड हो जाते हैं, एक रीपोजिशन कर पाएंगे हम, नजरिया चेंज हो जाएगा सोचने का, जीने का। और ये पूरे जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो काम करने का नजरिया हमारा चेंज हो जाएगा। और वो जब चेंज होगा तब दुनिया बदल जाएगी। दो चीज आपने बोला, रिलीजन और रिलेशनशिप। फर्स्ट लॉ ऑफ लाइन ऑफ प्रिंसिपल रिलेशनशिप को कैसे एड्रेस करता है? मैं क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट रखता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको बहुत चाहता हूँ, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहले तो जो आप लोगों का जो लव, जो इन्फैचुएशन या लव आप जो जिसको बोलते हैं, ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको कहा था पहले, कि
आपकी ख्वाहिशों पे डिपेंड करता है। आपके मन में एक इमेज होता है, अगर वो इमेज को वो फिट करती है तो वो लड़की को ऐसा लगता है कि यू आर इन्फैचुएटेड टू हर, और लड़की को भी लगता है कि यू आर शी इज इन्फैचुएटेड टू हिम। तो हम लोग का जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो एक ख्वाहिश, वो एक ख्वाब होता है, उस पे बेस्ड होता है और वो फिट होता है इनिशियल। लेकिन ये जो फिजिकल ब्यूटी या जो ब्यूटी है, इसके अंदर जो बेसिक जो एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स है ये बाद में आती है, ये ओवर द टाइम बिल्ड होती है। तो हमारी जो बायसेस हैं और जो आपकी पार्टनर की बायसेस हैं, ये सबको हम अगर दूर कर दें तब हम पत्नी को या पति को या पत्नी पति को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपनी बायसेस को आप जब राइट साइज कर देंगे, आपकी बायसेस जैसे कि आपको वो लड़की को किसी से बात करना आपको पसंद नहीं है, ये आपकी बायस है, राइट? या उसका कुछ बायस है कि ये अगर कुछ कर रहा है या घूमने जा रहा है तो ये किसी कोई खराब काम करने ही जा रहा है, वो भी उनकी बायस है, उनकी बॉक्स है। तो ये बॉक्सेस को हम लोग को खुद भी डिसॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग यहाँ पे इससे ये मतलब है। और रिलीजन में फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? सिंपल है, जो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये बॉक्सेस को डिसॉल्व करना। तो हम हैं कौन? इंसान। अगर आप मुझे आज पूछेंगे तो इंसान, जब आप ये किताब पढ़ लेंगे तब एक और लेवल इसके ऊपर भी है। जब आप वो लेवल आप जान जाएंगे, देन यू विल फील दैट इंसान से भी ऊपर एक डेफिनेशन है जो आपको अपने आप को देना है, और वो आप अपने आप को डेफिनेशन आपको खोजना पड़ेगा। अच्छा, वो खोज है, वो आपकी जर्नी है, और ये किताब उस जर्नी में आपको चलने के लिए हेल्प करेगा, ये आपको बताएगा। भी अपने जर्नी को तय करने के लिए इस किताब को पढ़ना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा। खोजिए कि आप इंसान से ऊपर वाली जर्नी में अगर जाते हैं तो आप कौन हैं। ठीक है, हम चर्चा जारी रखते हैं अभी सर के साथ, और थोड़ा वक्त है इनका हमारे पास। कौन से छिपे हुए ब्रह्मांडीय सिद्धांत हैं जिनको लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं? किसी ने पूछा है। देखिए, जो ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, जो जैसे मैं यूनिवर्सल लॉज बोलता हूँ, सो देयर आर 7 यूनिवर्सल लॉज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जिससे वो पूरा ब्रह्मांड जो सॉफ्टवेयर या जो एल्गोरिथम जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, ये जो 7 लॉज हैं, ये बड़ा ही वाइड स्प्रेड है, इनफाइनाइट है, और ये इतना फेयर है और इतना प्रिसिशन इनका ये सटीक है कि हर चीज को सही समय पे सही जगह वो प्लेस कर देते हैं। ओके, राइट। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा, जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि बॉल आई है और आप उसे खेल रहे हो, राइट? तो लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है कि आप उसे तभी सही समय में खेल पाओगे जब आपने उतनी बॉल्स को उस समय प्रैक्टिस किया हो, या आपके डर या अहंकार, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सेम बॉल को जब आप प्रेशर में होते हो तो आप उस तरह से नहीं खेल पाते हो। ट्रू, बिल्कुल। सेम बॉल अगर आप लेस प्रेशर में हो तो आप उसको अच्छी तरीके से खेल पाते हो, राइट? बॉल वही है, द वे यू रिसीव इट, द वे यू प्रोसेस इट, द वे यू रिस्पॉन्ड टू इट इज डिपेंडेंट ऑन यू, नॉट ऑन द बॉल। ठीक है। मुझे कपिल देव का एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आ रहा था, कि उसने शायद सहवाग से कोई इंटरव्यू में पूछा था कि अरे यार ये इतना अच्छा बॉलर है, तुम कैसे इसको मार, तुम इसे कैसे मार सकते हो इस तरह से? तो वो बोला बॉलर कौन है? हाँ, मैं तो सिर्फ बॉल देख रहा हूँ, बॉलर को तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। बॉल खराब है तो मैं मारूँ, चाहे जो भी हो। लेकिन अगर आप यही चीज अगर आप ये सोच के देखोगे कि अरे ये बहुत अच्छा बॉलर है, अगर आप वो फ्रेम ऑफ माइंड से अगर आप खेलोगे तो एक लूज बॉल को भी आप उसको खेल नहीं पाओगे। सो द वे यू रिसीव प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो गॉड प्रोसेस है ये आपको हेल्प करता है कि वो आप उसको सही कर पाए। लेकिन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कौन सा जिसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ कि वो 7 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। वो आप जब इसमें देखेंगे तो आपको उसको समझ में आएगा, क्योंकि मैं अगर उसमें अभी घुसूंगा तो वो काफी इलैबोरेट हो जाएगा। ट्रू। खेल, आपने हम लोगों ने पूरे डिस्कशन में खेल को इन्वॉल्व किया, रिलीजन इन्वॉल्व किया है, रिलेशनशिप इन्वॉल्व किया है। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी को कैसे डिफाइन करता है?
हर चीज जो हो रहा है वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। ओके। जो भी चीज हो रहा है, देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाया हूँ जिसको कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं, राइट? एक छठा सेंस होता है जो जिसे हम 6th सेंस बोलते हैं, और हमने इस किताब में एक गॉड सेंस को डाला है। ओके। राइट? क्योंकि ये जो पांचों चीज है वो टच करने से हमें 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 महसूस होता है कि हाँ, यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे किताब है, यहाँ पे ये मोबाइल है, राइट? तो ये टच हमें फील करते हैं। गॉड सेंस क्या होता है? ये गॉड सेंस तब आता है जब आप ये समझ जाते हो कि जो भी चीज हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ दैट एल्गोरिदम, वो प्रोसेस हो रहा है। तो जब आप ये समझ में आ जाता है कि गॉड ही हर प्रोसेस के पीछे है, तब आपको उसको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये बाय एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट एंड द लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग बिहाइंड इट एंड इट इज वेरी फेयर, वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइसली इट वर्क्स। तो जब ये प्रोसेस जब आपको समझ में आ जाता है तब आपको ये समझ में आ जाता है कि कितना प्रिसिशन है, कितना कैलकुलेशन है, कितना साइंस है इसके पीछे। जब ये समझ में आ जाता है तब आप गॉड सेंस से कनेक्टेड हो जाते हो। तो 5 सेंस, 6th सेंस एंड द गॉड सेंस। तो गॉड सेंस के बारे में भी चैप्टर 2 में आप इसको ये समझ पाएंगे। ओके, ग्रेट। तो एक अच्छा, आपको बुक में काम, वर्क और करियर को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया गया। जो काम है, अगर मैं आपको ये पहले भी शायद आंसर कर चुका हूँ कि काम को अगर मैं सिर्फ एक पैसे कमाने का एक जरिया सोच के अगर एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के एंगल से देखूं तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। अगर ये किसी को खुशी दे सकता है, अगर आपका काम किसी को छू सकता है। मैंने आपसे पूछा था कि आप पॉडकास्ट क्यों करते हो, तो आपने ये बोला कि किसी को की जिंदगी को छूने के लिए करता हूँ, राइट? तो ये स्पिरिचुअल हो जाता है। अगर आप इसे सिर्फ एक मोनेटाइजेशन के एंगल से देख रहे हो और वो सब बिना किए आप सोच रहे हो, इट्स जस्ट अ वर्क फॉर यू, इट्स लेस ऑफ लाइफ। बिल्कुल। ऑटोमेशन बढ़ने के साथ क्या आपको लगता है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी ये इम्पैक्ट करेगा, ये इस पे देखिए पड़ेगा? एआई, एल्गोरिथम, ये जितने भी चीज है, जितने भी फॉर्मूला बेस्ड या 2+2 4 होना जहां पे होगा, वो सब चीज ऑटोमेट हो जाएगा। वो ह्यूमन के पास कुछ नहीं रहेगा, और ह्यूमन उसके लिए बना भी नहीं है। ह्यूमन 2+2 4 करने के लिए नहीं बना है। फिर हम ह्यूमन 2.0 देखने जा रहे हैं क्या? नहीं, ह्यूमन मैं 2.0 की बात कर रहा हूँ। दिस ह्यूमन 2.0 इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स, उसका वो जिंदगी नहीं है। ओके। ह्यूमन इज बॉर्न टू एक्सप्लोर लाइफ। ओके। ह्यूमन इज बॉर्न टू एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस। ओके। ह्यूमन इज बॉर्न टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। ओके। आज हम वो 2+2 = 4 वाले ये में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हम इवॉल्व नहीं हुए, और ये हमारी इवॉल्व करने की टाइम है। ये जो नॉर्मल जो काम है, ये काम ह्यूमन का नहीं है। आज हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम इवॉल्व नहीं हुए। अगर ये बात मैं पिताजी को जाके बोलूंगा, कान के नीचे बोलेंगे सुबह सुबह कुछ मार लिए हो क्या? ये नहीं करना है। तो आप अपने पिताजी को पूरी तरह से जब समझाएंगे, तो मुझे ये विश्वास है कि जो इवोल्यूशन की जो बात हो रही है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात हो रही है, इसकी मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप जो 2+2 4 कर रहे थे वो मशीन करेगा, और आप वो 4 का क्या इम्प्लीकेशंस होगा वो आप करोगे। वाह, करेक्ट। सो दोस्तों, आप भी ऐसे ही ध्यान रखिएगा, जाके डायरेक्ट बाबूजी को मत भूलिएगा। कॉर्पोरेट संस्कृति में स्पिरिचुअलिटी को बिना धर्म से जोड़े कैसे शामिल किया जा सकता है? मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट में भी ये पांचों विलेन बहुत ही जोर से हावी है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं करता है, एक लीडर दूसरे से बात नहीं करता है, एक टीम के अंदर टीम नहीं बिल्ड हो पा रही है, इतने ज़्यादा अहंकार है, इतने ज़्यादा डर है, इतने ज़्यादा अटैचमेंट है। आप तो देख रहे होंगे। तो ये जब आप देख रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये सब है वहाँ पे तो इसके वो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं। और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस अगर होंगे तो नेचुरली वहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोसेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर ईगो है तो वो सेम खेल खेलता है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, इकोनॉमिक लाइफ में हो या पॉलिटिकल लाइफ में हो। इवन इन पॉलिटिकल लाइफ सेम चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो
कहीं पे भी है उसका जो एसेंशियल नेचर नहीं चेंज होता है, सिर्फ वो एडजस्ट करता है उस सिचुएशन को में अपना असर दिखाने के लिए। तो इसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी को कॉर्पोरेट में लाएं, मैं तो इसे रिलीजन से कैसे बचाएंगे फिर? मैं इसे स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलता हूँ। अच्छा। मैं इसे ऑन्टर स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ। अच्छा। ऑन्टर स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जहाँ पे आप साइंटिफिक लॉजिक, एंटरप्रेन्योरशिप और स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों का जो मिश्रण होता है, ये किताब या जो हैंग आउट विद गॉड इज अबाउट ऑन्टर स्पिरिचुअलिटी, वेयर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, नॉट जस्ट you are trying to understand, but you are being a part of this entire creation. तो इसको हम ऑन्टर स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। परफेक्ट। क्या आपको लगता है कॉर्पोरेट और बिजनेस को समाज के प्रति नैतिक और आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा जिम्मेदारी निभाना चाहिए? क्या हम एज एन इंसान वो रोल प्ले कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। और हम पूरे जो कॉर्पोरेट बने हैं वो यही इंसान से बने हैं। बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट को ब्लेम करने के पहले हमें हर आदमी को ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट बना है वो इन्हीं आदमियों से बना है, राइट? ट्रू। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो रूट कॉज इंडिविजुअल्स हैं। और अगर अपने आप को समझ जाए, अपने पर्पस को समझ जाए, अपने अलाइनमेंट को समझ जाए, कॉर्पोरेट नेचुरली वो ठीक हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पूछा अभी कि यदि सरकारें और नेता भगवान को विश्वास नहीं बल्कि क्रिया के रूप में ले ले, जो आप धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो शासन कैसा लगेगा, कैसे बदलेगा? बहुत बड़ा चेंज होगा। जो लोग बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो एक्चुअली प्रधान सेवक बन जाएगा। क्योंकि जो लाइफ को चेंज करने के लिए जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करने के लिए बोला जा रहा है। और जब आप वो कर देते हो, तो मैं जो बात बोल रहा हूँ कि वही जो वो 2+2 वाला, मतलब आदमी वो रोटी कपड़ा मकान से उठकर वो इवोल्यूशन के बारे में बात करेगा, बिकॉज ये रोटी कपड़ा मकान जो है वो मशीन और ये सब जो प्रोसेसेस हैं, वो लोअर जो लेवल प्रोसेस है वो देख लेंगे। क्या राजनीति और धर्म एक साथ चल सकते हैं या टकराव रहेगा? ये डिपेंड करता है उसका पर्पस क्या है, आप किस तरह से उसको लेना चाह रहे हैं, या जो राजनेता वो किस तरह से उसको लेना चाह रहा है। अगर उसको एज अ प्रोसेस यूज करना चाह रहा है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यस। अगर आप उसको वोट बैंक की तरह से देख रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो वो टकराव आएगी। यदि आप वैश्विक नेताओं को एक आध्यात्मिक सिद्धांत अपनाने की सलाह दें तो कौन सा होगा? एल्फियाट कम करो। ओके, ग्रेट। हैंग आउट विद गॉड में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जो आप अपने रीडर्स को देना चाहते हैं? मेरी जितनी भी बातें हैं इसको आप फेस लेवल पे मत लो। जितनी भी बातें हैं आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। जो सही लगे वो लो, जो सही ना लगे उसे छोड़ दो। आप 46 साल के हैं। अगर मैं मानता हूं कि आप 24-25 वर्ष तक अब पढ़ाई किए हों, तो 20 वर्ष का अनुभव आप अपने 3 किताब से झलकाते हैं, जिसमें प्रेम, अध्यात्म, संबंध, धर्म सबका चर्चा करते हैं। क्या मैं मानूं कि आप संघर्ष से सीखे हैं या आपने साधना की है? ये मिक्स ऑफ बोथ है। ये मिक्स ऑफ बोथ है, क्योंकि साधना जब आप करते हो और जब आप उसे अप्लाई नहीं करते हो, तो दूसरे को जब आप उसको ज्ञान देते हो उस उचित नहीं होती है। जब आप खुद अप्लाई करके जब देखते हो कि इसकी क्या रेलेवेंस है, और जब वही साधना या वही एक्सपीरियंस जब दूसरे के लाइफ को भी जब प्रभाव करता है, तब मैजिक होती है। आपने ड्रग्स कभी लिया? नहीं। ड्रिंक? नहीं। लव? सबसे करता हूँ। अच्छा। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या मानते हैं? आई कैन मैन्युफैक्चर हैप्पीनेस। वाओ। एंड आई कैन हेल्प पीपल मैन्युफैक्चर हैप्पीनेस। ग्रेट। क्या वो खास बात था कि एयर इंडिया आपको दोबारा बुलाया और बार बार बुलाया? सो एयर इंडिया हैज़ बीन, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि एयर इंडिया मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेज दिया है। सरकारी नौकरी में ये आपको एडवांटेज होता था कि आप सबैटिकल ले सके। तो जब मैंने सबैटिकल लिया, 3 साल, पहले 2 साल का लिया, फिर उसको एक्सटेंड किया, फिर उसको एक्सटेंड किया,
ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ था, जहाँ मैंने किताबें लिखी, IIMs में पढ़ाया, स्मार्ट फार्म्स फॉर स्मार्ट सिटीज़ मैंने बिल्ड किया, ऑर्गेनिक फार्म्स बिल्ड किया, भारत और इंडिया के गैप को ब्रिज करने की कोशिश की, जो यूथ के जो एनर्जीज है उसको चैनलाइज करने की कोशिश की। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ था। तो मेरे उस समय के जो रीजनल हेड थे उन्होंने बोला कि अब आ जाओ, बिकॉज टाटाज आर टेकिंग इट। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया, वो डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला था, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। और आज भी मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी जो भी साधना कहे या एक्सपीरियंस करे उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और मेरी जो टीम है, मेरी जो बॉसेस हैं, मेरी जो CEO है, वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरे जो इमीडिएट बॉस है मिस्टर राजेश डोगरा, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और मुझे फुल फ्रीडम है कि मैं ये जितने भी जो आइडियाज़ है इसको अप्लाई करूँ और एक अच्छा टीम बिल्ड करूँ, एक अच्छा लीडर बन सकूँ। तो मुझे काफ़ी फ्रीडम है। आप झारखंड जमशेदपुर से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। एयर इंडिया में आपकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट CXO को है। इतने बड़े करियर छलांग में आपको क्या लगता है कि झारखंड में क्या बदलाव आना चाहिए था जो नहीं आया, जबकि आप यहाँ से निकल के कहाँ चले गए? अगर आप देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर बहुत सारे कंपनीज का हेडक्वार्टर यहाँ भी रहता। इससे ये होता कि यहाँ के लोगों का एक अप्लाई करने के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे उस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनीज, उस तरह के रिसर्च बेस्ड कंपनीज उस तरह के नहीं हैं। लेकिन हर एक चीज़ का एक अलग पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक चीज़ जो अच्छा है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। तो वो नेचुरल ब्यूटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मैं किसी भी ये में कम नहीं देखता हूँ। और जब भी मौका मिलता है मैं झारखंड में रहता हूँ, जमशेदपुर में आता हूँ। आपको एक डेटा में बताऊँ, शॉकिंग। हाँ, अभी मैं एक IFS जो हैं, नाम नहीं लूँगा, उनसे बात कर रहा था रांची में ही। उन्होंने बोला कि लास्ट 30 वर्षों से एक भी नए वृक्ष का जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आइडियली पेपर पे अगर छोड़ दें हम लोग तो जेन्युइनली ये काम नहीं हुआ है। तो डू यू रियली थिंक कि हम नेचुरल ब्यूटी को होल्ड कर पाएंगे, झारखंड के नेचुरल ब्यूटी को? मैं दलमा में काफ़ी समय बिताया हूँ और दलमा में जब आप आएंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना ग्रीनरी है। और ये ग्रीनरी के लिए हम लोग तरस जाते हैं जब हम लोग दिल्ली, बॉम्बे या कोई भी बाहर ये कहीं भी रहते हैं। तो ये जो ब्यूटी है, ये जो वर्जिन ब्यूटी है, इसका तो एक अपना अलग मज़ा है। और यहाँ पे आप झील देखेंगे, आप वाटरफॉल्स देखेंगे, आप पहाड़ देखेंगे, सब कुछ है। तो झारखंड का ब्यूटी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमें कनेक्ट करता है। आपका एक स्टार्टअप रहा है जैसे आप बता रहे थे, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप वॉज समथिंग जो मेरे अंदर काफ़ी दिन से ये हो रहा था। तो मेरी अब्दुल कलाम साहब जी से मीटिंग हुई थी उनके घर दसराजा जी मार्ग में। तो ही वांटेड मी टू वर्क ऑन कि यूथ के जो एनर्जीज है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। अच्छा, हाँ। तो हमने ये अब्दुल कलाम जी ने आपसे पूछा था? हाँ, क्या बात है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ने उन्हीं के आइडियाज़ पे काम करने के लिए हमने यहाँ पे स्मार्ट फार्म्स फॉर स्मार्ट सिटी की को करने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो ये मुझे लगता है कि हर स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट फार्म्स उसके आसपास होने चाहिए ताकि उसका उस एरिया का पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और भारत और इंडिया के जो गैप है इसको ब्रिज किया जा सके। क्या गैप है भारत और इंडिया के बीच? भारत वो है जो गांव में रहता है और इंडिया मैं उसे कह रहा हूँ जो शहर में रहता है, जो स्मार्ट सिटी जो हाँ। तो ये दोनों के जो गैप है, हर स्मार्ट सिटी वो ग्रोथ हब बन जाए उस पूरे रीजन का और उसके आसपास अगर स्मार्ट फार्म्स रहें तो एक बहुत ही बैलेंस ग्रोथ होगा और जो पैसे हैं वो सही तरह से फ्लो होगा, डेमोक्रेटाइज वे में वो फ्लो होगा। तो मैं इस पे काफ़ी काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जीवन के वो संघर्ष जो आपको लगता है कि अपने ऑडियंस को बताएं कि भाई जो ऑडियंस को कनेक्ट करता हो कि मैंने इतने संघर्ष के बाद भी, इतनी चुनौतियों के बाद भी ना तो हार मानी ना तो छोड़ा चीज़ों को। बहुत सारी, एक बताएंगे? तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि
हम लोग बचपन में इतना टफ समय आ गया था कि मतलब जब पिताजी नहीं रहे थे तो फिर खाने वाने का भी दिक्कत हो गया था। तो हम लोग के घर में कितने वर्ष के आप थे? मैं छोटा था, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। तो मैं भी घर में दूध बांट के ही बड़ा हुआ हूँ। तो काफ़ी ऐसे घर थे जहाँ मैं स्कूल ड्रेस पहन के दूध बांटता था, फिर जाता था अपने स्कूल में। दूसरी फेज़ मैं बताऊँगा जब मेरी शादी हो गई और मैं अपने पीएफ बैंक सबका पैसा ये निकाल के इस प्रोजेक्ट में डाल दिया। कौन सा प्रोजेक्ट? वही जो स्मार्ट फार्म। हाँ, 200 लोग अभी भी काम करते हैं उसमें, पूरे प्रोसेस में। तो ऐसे बहुत सारे संघर्ष हैं जो और ये जब तक नहीं होंगे तब तक आप वो पूरे पक भी नहीं पाओगे। अच्छा। तो जब तक वो पूरा जब तक आप पूरे पकते नहीं हो तब तक तो पत्नी ने कहा नहीं ये सेकंड दौर का जो नहीं, वो समझदार है, वो काफ़ी समझ गई है अब। तो जब ज़रूरत पड़ा तो फिर मैंने कॉर्पोरेट भी ज्वाइन कर लिया। वो भी चल रहा है, वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो प्रोजेक्ट बंद हो गया है। जो स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं झारखंड में, उनको आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? जो स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैं यही ये करूँगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लाइफ का प्रायोरिटीज़ क्या है। क्योंकि सिर्फ स्ट्रगलिंग मतलब ओवर स्ट्रगलिंग इज़ नॉट समथिंग जो एक एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए। एक राइट बैलेंस बनाए और उस बैलेंस के अनुसार वो काम करे। जहाँ उसे पैसे की ज़रूरत है वो पैसे पे फोकस करे, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि कुछ बिल्ड करना है वहाँ पे वो बिल्ड करे। लेकिन दोनों का सामंजस्य और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक लाइफ है, एक फैमिली होती है, सबकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबको लेके आपको चलना होता है। सो यू शुड नो योर प्रायोरिटीज़ वेरी क्लियर। और पोजिशनिंग और ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड करते हैं, कैसे आप लोगों तक ले जाते हैं, क्या उसका स्केल इतना बड़ा है कि आपके मतलब आपके और आपके टीम को वो संभाल सके। तो ये सब चीज़ हमें देखना पड़ेगा। अब आखिरी में एक सवाल कि हैंग आउट विद गॉड ये हिंदी में भी उपलब्ध है? हिंदी में आने वाली है। कुकू एफएम के साथ ऑलरेडी काफ़ी काम चल रहा है। तो हिंदी में और भी लैंग्वेजेस में ये आएंगी, ऑडियो भी आएगा, शोज भी बनेंगे। ओके, अभी ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है? अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। ओके दर्शकों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने दूंगा लिंक, जहाँ से आप इस बुक को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप भी हैंग आउट कर सकते हैं भगवान के साथ। आज हम पॉडकास्ट कर रहे थे श्री संतोष शर्मा जी के साथ, जो एयर इंडिया में हैं और एयर इंडिया में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और हम उनके अनुभव को आपके साथ साझा कर रहे थे। धन्यवाद सर आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।